2006 का मालेगांव ब्लास्ट एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इस हमले में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस खौफनाक घटना के आरोपी का नासिक जेल से फरार होना देश की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गया। आखिर कैसे मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी, जिसे सख्त निगरानी में रखा गया था, जेल से भागने में कामयाब हुआ? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी का नासिक जेल से चौंकाने वाला फरार और उसके पीछे की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप क्राइम और जेल ब्रेक की रोमांच कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एस्केप स्टोरी को समझने से पहले मालेगांव ब्लास्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आगे की स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 8 सितंबर 2006 मालेगांव महाराष्ट्र का एक शांत और धार्मिक शहर अचानक धमाकों से गूंज उठा। यह वह दिन था जब मालेगांव ने एक भयानक आतंकवादी हमले का सामना किया। कई बेगुनाह लोग मारे गए और पूरा देश सदमे में था। मालेगांव ब्लास्ट की यह घटना क्यों हुई, इसके पीछे कौन था और उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ, आज हम सब इसी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक ऐतिहासिक शहर है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। 8 सितंबर 2006 की दोपहर, जब लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थे, मालेगांव की भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक कई धमाके हुए। यह धमाके मुसलमान समुदाय के एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन पर हुए, जब बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान में प्रार्थना करने आए थे। इन धमाकों ने एक पल में ही पूरे इलाके को तबाह कर दिया। चारों ओर चीर पुकार, अफरा तफरी और डर का माहौल फैल गया। कई लोग मौके पर ही मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि शहर और देश भर में खौफ छा गया। इस हमले के पीछे का मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस धमाके में आतंकी साजिश की बू आने लगी। यह माना गया कि यह हमला धार्मिक तनाव पैदा करने और शहर में दंगा भड़काने की कोशिश थी। जांच में शुरू में शक की सुई कुछ कट्टरपंथी संगठनों की ओर घूमी। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन इस मामले की परतें इतनी गहरी थी कि इसे सुलझाने में काफ़ी समय लग गया। इन धमाकों की जांच में कई मोड़ आए। शुरुआती दौर में पुलिस ने कई मुसलमानी संगठनों को संदेह के घेरे में लिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 2008 में सुरक्षा एजेंसियों ने हिंदू चरमपंथी संगठनों के कुछ समुदायों को भी पकड़ा, जिन पर इन ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप था। इस केस में मुख्य गिरफ्तारियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य प्रमुख लोगों के नाम सामने आए। इन गिरफ्तारियों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी और इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया। मालेगांव ब्लास्ट के मामलों में कानूनी लड़ाई लंबी चली। अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया और केस की सुनवाई कई सालों तक चलती रही। इस दौरान मीडिया और पब्लिक फोरम पर कई तरह की साजिश थ्योरीज भी सामने आई। आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और यह दावा किया कि उन्हें राजनीतिक और धार्मिक कारणों से फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने न्याय की मांग की और दोषियों को सजा दिलाने की अपील की। इस घटना का न केवल मालेगांव बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ा। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना के बाद अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े, ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। पीड़ित परिवारों के दर्द और न्याय की मांग ने इस मामले को लंबे समय तक सुर्खियों में बनाए रखा। यह ब्लास्ट भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक रहा। इसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखे गए। अब वापस से अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं, जहां हम मालेगांव ब्लास्ट आरोपी का नासिक जेल से भागने पर बात कर रहे थे। नासिक सेंट्रल जेल, यह जेल महाराष्ट्र की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर कई आतंकवादी और ख़तरनाक अपराधी रखे जाते हैं, लेकिन इस जेल से मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी का फरार होना एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। कैदी को इस जेल में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसे कड़ी सुरक्षा की ज़रूरत थी,
लेकिन एक घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। कैदी ने जेल के अंदर कई हफ्तों तक अपनी योजनाओं पर काम किया। उसने जेल की सुरक्षा में कई कमजोरियों को पहचाना और उनका फ़ायदा उठाया। यह एक साधारण कैदी नहीं था, बल्कि आतंकवाद से जुड़े एक बड़े मामले का मुख्य आरोपी था, जो हर कदम सावधानी से उठा रहा था। अपनी फरारी की योजना को अंजाम देने के लिए उसने जेल के सुरक्षा कर्मियों और जेल के अंदरूनी कामकाज का बारीकी से अध्ययन किया। उस दिन जेल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन यह कैदी अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने जेल के भीतर काम करने वाले स्टाफ की हरकतों को ध्यान रखते हुए एक ऐसा मौका चुना जब गार्ड्स की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ी। कई सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने जेल के अंदर बनी एक सुरंग का उपयोग किया, या फिर उसने कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। यह पूरी योजना इतनी सधी हुई थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि एक बड़ा अपराधी जेल से गायब हो चुका है। जेल से भागने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में खलबली मच गई। तुरंत ही शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई और चारों तरफ कैदी की तलाश शुरू कर दी गई। पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई, लेकिन कैदी का कोई पता नहीं चल पाया। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। शहर के हर कोने में, जंगलों में और हाईवे पर तलाशी ली गई, लेकिन यह आरोपी इतना चालाक निकला कि वह पुलिस की नज़रों से बचता रहा। कई हफ्तों तक चली इस तलाश के बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। इससे यह घटना और भी रहस्यमय और चिंताजनक बन गई। इस घटना के बाद नासिक जेल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की गई। जेल की सुरक्षा उपायों में भारी बदलाव किए गए और उन कर्मचारियों की जांच शुरू की गई जिन पर कैदी की मदद करने का शक था। जेल की सुरक्षा में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें और अधिक सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाना और जेल के भीतर सख्त निगरानी शामिल थी। मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी फरारी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह घटना भारतीय जेलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। आइए इस केस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर को भी समझते हैं, जो इस स्टोरी को और भी रोमांचक बना देते हैं। पहला फैक्ट, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 79 घायल हुए थे। शुरुआत में इस मामले में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने पाया कि ब्लास्ट के पीछे कथित तौर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों का हाथ है। इस केस के बाद ही सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ था। फैक्ट नंबर सेकंड, इस मामले में प्रमुख आरोपी लोकेश शर्मा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में भी मुख्य आरोपी है। उसे मालेगांव धमाके में 2013 के शुरू में गिरफ्तार किया गया था। लोकेश ने आतंकवादी संगठनों को धमाकों को अंजाम देने के लिए मदद प्रदान की थी। एनआईए के मुताबिक चौधरी भी मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। मालूम हो कि मुंबई पुलिस के एटीएस ने इस मामले में 9 मुस्लिम युवकों को भी गिरफ्तार किया था। फैक्ट नंबर 3, मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, वो गवाह अब अपने बयान से बदल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मामले में बयान किस तरह से दबाव बनाकर लिए गए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक और गवाह ने अपना बयान पलट दिया। गवाह का नाम नितिन जोशी है और ये सेना में काम करता है। आज मालेगांव ब्लास्ट का मामला भारतीय न्याय प्रणाली में अभी भी चर्चा का विषय है। कई आरोपी जमानत पर बाहर हैं और कई मामलों में अभी तक न्याय की प्रक्रिया जारी है। इस ब्लास्ट ने हमारे समाज के भीतर की जटिलता और धार्मिक असहिष्णुता को उजागर किया, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा और क्या असली दोषी कभी सजा पाएंगे? मालेगांव ब्लास्ट का यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद और धार्मिक उन्माद समाज को कैसे बांट सकता है, लेकिन हमें इससे सबक लेकर एकता और शांति का संदेश फैलाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।
धन्यवाद।